हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा है और महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है आज। तो आपको इनकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था गुर्जर प्रतिहार वंश और हरियाणा में तोमर वंश। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन काल के बाद मैंने आपको बताया था कौन सा वंश आया था, गुर्जर प्रतिहार वंश, और उसके बाद कौन सा वंश आया था, तोमर वंश। तो अब उसी से आगे है हरियाणा में चौहान वंश। तो आज इसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा में जो चौहान वंश था, तो उसमें उनका संस्थापक कौन रहा था, फाउंडर कौन था, एक जिसने एस्टेब्लिशमेंट की थी चौहान वंश की, एक तरह से लगा लो। तो वो फाउंडर कौन थे, राजा वासुदेव जी। ठीक है, तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, राजा वासुदेव चौहान थे। तो इसमें आगे पढ़ते हैं कि जो तोमर वंश की खराब हालत को देखकर अर्नव राजा ने 1139 में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। और जिस टाइम पे पता लगा कि हरियाणा में क्या है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश था और उसके बाद कौन सा वंश बना था, तोमर वंश। तो तोमर वंश भी जब कंप्लीट होने पर था कि हाँ इनका एक समापन लगा लो, तो उसके बाद एकदम ही कौन आया उद्भव में, चौहान वंश। तो चौहान वंश में जब देखा कि तोमर वंश की खराब हालत है, तो अर्णव राजा भी है कहीं पे, अर्णव राजा ने 1139 में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, तोमर वंश पर आक्रमण कर दिया। और तोमर वंश में भी किस पे आक्रमण किया था, अगर ये पूछ लेता है तो वो कौन थे, राजा गोपाल। ठीक है, तो इनको क्या किया था, इन्होंने हराया था। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। अब इसमें ये भी देखेंगे, ठीक है, कि जो विग्रह राज थे चतुर्थ, इनके टाइम को ना स्वर्ण काल कहा जाता है। और यही इनमें क्या है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है और दूसरे पृथ्वीराज चौहान जी। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो अब ये आया विग्रह राज चतुर्थ चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हरियाणा सहित दिल्ली पर कब्जा किया। हरियाणा पर भी कब्जा कर लिया और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, जिसमें हरियाणा का प्रमुख रूप से हाँसी का दुर्ग था, जो इनमें सबसे ज़्यादा एक माना जाता था। वो कौन सा एरिया था, हाँसी का। अब इसमें भी ऐसे था कि जैसे बोल देते हैं कि चौहान थे, वो कहाँ से थे, अजमेर से थे, परंतु अजमेर को अजयराज जी ने बसाया था, ये अलग चीज़ होगी। ठीक है, और तोमरों की तरफ से हारने वाला राजा कौन था, गोपाल था। ठीक है, और किन्होंने आक्रमण किया था स्टार्टिंग में, शासक अर्णोराज ने हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ये भी आपको पता लग गया। जो विग्रह राज चतुर थे, इनको ये टाइम को क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल भी बोलते हैं। और इनका नाम है, एक सब नेम लगा लो एक तरह से, राजा बिसल देव भी कहा जाता था इनको। ठीक है, इनके द्वारा हाँसी व हिसार दिल्ली पर अधिकार होना तोमरों के विनाश के साथ शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या किया, हाँसी पर, हिसार पर, दिल्ली पर, इस एरिया की बेल्ट पर क्या किया, एक तरह से कब्जा कर लिया जिस टाइम पे आक्रमण किया। तो तोमरों के विनाश के साथ इनका क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग शुरू हुई। बिसल देव को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक व मलेच्छों का विनाशक कहा गया है। अब राजा बिसल देव को हिमाचल पर्वत भूमि का शासक, क्योंकि उधरली साइड पे क्या किया इन्होंने, शासन किया, और मलेच्छों का विनाशक कहा गया है, जो कि बुक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। तो एक और है कि भादानक राज्य, जिनका अंत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था, ये अलग फैक्ट हो गया। उससे पहले हम इसी पे पढ़ेंगे, जिसमें हरियाणा का प्रमुख रूप से जो क्या था, हाँसी का दुर्ग था, ये इन्होंने क्या किया था, हथिया लिया था या कब्जा कर लिया था, ये लगा ले एक तरह से। तो ये तो किन के बारे में हो गया, हमारा ये विग्रहराज चतुर्थ जी के बारे में। अब इसी में पढ़ेंगे जो है कि विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें महान कह देते हैं। चौहान राजवंश के सबसे महान शासकों में एक माना जाता है। तो सबसे फेमस शासक कौन थे, यही थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साहित्य और कला को संरक्षण दिया, और इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, साहित्य और कला को संरक्षण दिया, और इस पे लिटरेचर पे और जो आर्ट है इस पे क्या किया, संरक्षण किया, और हरिकेली जैसे नाटक की रचना की। तो ये भी आ सकता है कि हरिकेली जैसे नाटक की रचना किसने की थी,
विग्रहराज चतुर्थ जी ने, जिनका नाम क्या कहा, किस नाम से भी जाना जाता है, बीसलदेव। इतना क्लियर है भाई। तो अब विग्रहराज चतुर्थ जी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें तो इसमें से ऐसा होना चाहिए ना कि जब चौहान वंश को पढ़ रहे हैं तो इनको थोड़ा डीपली ही पढ़ ले। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितना भी है डीपली उतना बताया जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ, बिसल उपनाम था इनका। विग्रहराज चतुर्थ को उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व और साहित्य योगदान के कारण बिसल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको इसलिए नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक मशहूर व्यक्तित्व था और साहित्य के लिए और कला के लिए उन्होंने संरक्षण दिया, तो उनके लिए भी इनका नाम जाने लग गया। तो इनको क्या कहने लग गए, उपनाम के रूप में बिसल। अब आगे, कवि बांधव्य एक विद्वान शासक थे और उन्हें कवि बांधव की उपाधि भी दी गई। अब जब लिटरेचर और साहित्य के ऊपर मतलब काम कर रहे हैं और कला के ऊपर, तो उनको क्या बोल दिया, एक तरह से कवि बांधव भी उपाधि दी गई। साहित्यिक योगदान, उन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। ये आपको मैंने बता दिया कि हरिकेली नाटक नामक रचना किसने की थी, ये बिसलदेव राजा ने या राजा विग्रहराज चतुर्थ, ऐसे भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, एक था स्पाद लक्ष्य का स्वर्ण युग। अब ये भी आ सकता है कि स्पाद लक्ष्य का स्वर्ण युग, या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, इन्हीं के, इन चौहानों के इतिहास में इनको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे रहे हुए हैं ये सब कुछ। ज्ञान का प्रसार, उन्होंने अजमेर के संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इन्होंने क्या किया था, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया। तो देखो ये भी अच्छा काम किया ना कि अजमेर के अंतर्गत क्या था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था, जो बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तित हो गई और बाद में इसको किसके नाम से जानने लग गए, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये एक क्वेश्चन भी आता है SSC के एग्जाम में, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। तो ऐसे आप क्या करोगे, इसको याद कर लोगे। पहले किस नाम से जाना जाता था इसी को, संस्कृत पाठशाला के नाम से। अब आगे पढ़ते हैं। चौहान वंश के महान एवं अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अब इसमें भी क्या है, जो चौहान वंश है इसमें अंतिम शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अब ये भी आपने देख लिया कि सबसे लास्ट में कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने दिल्ली के आसपास अपने पराक्रम से चौहान वंश के महान साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, अपने पराक्रम से चौहान वंश में क्या किया, एक अलग से ही साम्राज्य स्थापित कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किए, एक नाम जाना जाता है, इनका नाम भी है राय पिथौरा के नाम से। नेक्स्ट लाइन में ये है कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1165 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 1165 ईस्वी में। इनके डैडी का या फादर साहब का नाम क्या था, यह अजमेर के शासक सोमेश्वर और कमला देवी के पुत्र थे। अजमेर में शासन करने वाले थे, उनके फादर का नाम क्या था, सोमेश्वर और कमला देवी, ये इनकी माता का नाम। ऐसे क्या था, ये इनके पुत्र थे। अब पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया। तो ये भी फेमस घटना है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने बिना किसी हथियार के शेर को क्या कर दिया था, मार गिराया था, जिसके कारण उन्हें क्या नाम पड़ गया उनका, राय पिथौरा भी और अजमेर का शेर भी। इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात कब हुई, 1178। ठीक है, तो 1178 में मृत्यु होने के बाद 13 वर्ष की आयु में ही क्या कर दिया, अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया। इनकी बहादुरी और शौर्य से प्रभावित होकर इन्हें नाना अनंगपाल ने उसे दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। और जब इनके मतलब फादर साहब की मृत्यु होगी तो उसके बाद क्या हुआ, 13 साल की उम्र में हो चुकी थी। तो इनकी बहादुरी मतलब इन्होंने क्या किया था, बिना हथियार के शेर को मार गिराया। तो ये चीज़ें देखकर, इनके बहादुरी और शौर्य को देखकर नाना जो थे इनके अनंगपाल, उन्होंने क्या किया, दिल्ली के सिंहासन पर इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इतना भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए 1182 में बाढ़ान के राजा को परास्त किया और रेवाड़ी, भिवानी, अलवर के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब क्या किया उन्होंने, जिस टाइम पे गद्दी पे बैठे तो उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, साम्राज्य की फिर से एक्सपेंड करने के माध्यम से 1182 में बाढ़ान के राजा थे उनको क्या कर दिया उन्होंने, हरा दिया। और रेवाड़ी का एरिया था जो उनका, और उनका भिवानी का एरिया था और अलवर का, उनको भी अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, शामिल कर लिया।
उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद इस वंश के प्रमुख शासक थे। इस वंश के प्रमुख शासक में कौन आएगा? विग्रह राज प्रथम। ये उनसे पहले रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था ना, विग्रह राज चतुर्थ थे, वो सबसे फेमस थे। तो इनमें से पहले और भी रहे हैं। विग्रह राज प्रथम 734 से 759 ईस्वी। उसके बाद गोविंद राज प्रथम 809 से 836 ईस्वी तक। फिर विग्रह राज द्वितीय आए 971 से 988 ईस्वी तक। और उसके बाद विग्रह राज तृतीय आए 1070 से 1090 से तक। उसके बाद 1050 बीच में ही, मतलब उनके 1050 से 1164 तक पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया? इन्होंने किया काम, विग्रह राज चतुर्थ जी ने। और यही इनमें क्या थे? बिसल देव के नाम से जाना जाते थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान 1178 से 1192 ईस्वी तक ये क्या रहे हैं? इनका शासनकाल रहा है एक तरह से। अब इसके बारे में भी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो क्या था कि तराइन या तरावड़ी का युद्ध था, वो 1191 में लड़ाई में हांसी के गोविंद राय ने चौहानों का साथ दिया। इनमें एक राजा होते थे हांसी के, उनका नाम क्या था? गोविंद राय। हाँ जी, तो उसमें आगे बता रहा था आपको कि हांसी के गोविंद राय ने चौहानों का साथ दिया। अब ये इनके राजा थे गोविंद राय। उन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर और उन पे हमला किया। किस पे? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी पर क्या किया? हमला किया। ठीक है, तो अब आपको इतनी बात पता चल चुकी होगी कि जिस टाइम पे मोहम्मद गोरी पे हमला किया तो मोहम्मद गोरी उस टाइम पे क्या हो गया? हार गया। किसके साथ मिलके किया था हमला? गोविंद राय के साथ। ठीक है, गोविंद राय जी ने क्या किया? चौहानों का साथ दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उन पे हमला किया। और उसके बाद कौन जीत गया? उसके बाद मोहम्मद गोरी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब वहाँ पे एक एरिया होता था, जैसे कि ये लगा लो बेल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ एक पूरा एरिया होगा कवर। तो उसमें क्या था? एरिया जो उन्होंने जीता था वो कौन सा था? ताबर हिंद, या उसको आज क्या कहा जाता है? सर हिंद। इस पर क्या कर लिया उन्होंने? अधिकार कर लिया। ठीक है, तो पहला एक जो साल था उसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान जी की। उसके बाद क्या हुआ? सेकंड में दोबारा फिर युद्ध हुआ अगले साल ही 1192 में। तो उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान व गोरी के मध्य जो लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी के, उन्होंने क्या किया? जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके मतलब ये लगा लो आंखों पे कुछ नुकीली चीज़ से हमला किया। और उनकी उसमें युद्ध में क्या हुई? ना दिखने के कारण उनकी क्या कर दी? उन्होंने तलवार से मृत्यु कर दी। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ? उनकी मृत्यु होगी। कब होगी? 1192 में। किनकी हुई है? अब पृथ्वीराज चौहान जी की। अब की बार किसने हराया? अब की बार हराया किसने? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने। तो पहले में वो जीते थे, दूसरे में दूसरे वाला जीत गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? इस युद्ध के पश्चात अब उनमें भी क्या था? गुस्सा था। तो इसके युद्ध के पश्चात जैसे हांसी का एरिया किनके अंडर आता था? पृथ्वीराज चौहान के। तो यहाँ के एक एरिया में क्या थे? वो थे राजा थे, उनका नाम भी क्या था? हांसी से जाटवा नामक, ये नमक लिखा गया गलती से। तो जाटवा नामक राजपूत ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह किया। तो उसके बाद क्या हुआ जी? वो हांसी के जाटवा नामक राजपूत जी थे, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी पे आक्रोश में क्या किया? हमला किया। लेकिन वो भी क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद क्या हुआ? रेवाड़ी के गवर्नर थे, क्योंकि वो भी एरिया उधर का ही था उनके पास, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? एक और को हराया था ना, वो जो इससे पहले बताया था आपको। इनसे पहले उन्होंने जब जिस टाइम पे वो उनके नाना जी ने उनको गद्दी पे बिठाया ना, जिस टाइम पे उनको गद्दी में बिठाया, तब क्या हुआ था? अनंगपाल जी ने दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। तो उन्होंने क्या किया था? बढ़ान के राजा को हराया था। तो उस टाइम पे क्या थी? रेवाड़ी की बेल्ट थी। तो उसके बाद जैसे ही चलता चलता रहा तो रेवाड़ी से भी गुस्से में क्या हुआ? तेजपाल थे जो गवर्नर, उन्होंने क्या किया? गोरी के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन क्या किया? मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने क्या किया? इनको भी क्या कर दिया? मोहम्मद गोरी के सेनापति थे इनके साथ एक और, जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उन्होंने क्या किया? उनके साथ मिलकर उसको भी क्या कर दिया? मार दिया। किसको? जो गवर्नर थे, कौन? तेजपाल, रेवाड़ी के। मृत्यु होगी 1206 में।
ठीक है। अब की बार क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की क्या हुई, फिर उसके बाद एक वह लगा लो गिरने से ऐसे क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1206 में। गोरी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी तो था नहीं कोई, मतलब उनकी संतान नहीं थी जिसके कारण वो अपनी जो गद्दी है वो किसी को सौंप के जाए, तो उत्तराधिकारी नहीं था। तो उन्होंने सारे का सारा जो राजपाट था, जो उनका खास लगा लो वो कौन था, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको क्या कर दिया, वो सौंप दिया। तो अब किस पे चला गया वो राजपाट सारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसको कि हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या थी हिस्ट्री में। आपको अगर अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसको मतलब एक तरह से कोऑपरेट कीजिएगा कि हाँ, आपको अगर लग रहा है कि वीडियो से आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप इसको चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके मेरा साथ दे सकते हो, ताकि मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद क्या है, चौहानों के साक्ष्य या प्रमाण लगा लो, ठीक है, कि जो चौहान थे जितने भी, उनके क्या क्या साक्ष्य या प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुए हरियाणा में। तो पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख हाँसी से प्राप्त हुआ। जो पृथ्वीराज सेकंड है, जो मतलब ये इन्होंने मोहम्मद गोरी ने, जिसमें 1192 में इनकी धोखे से क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, तो ये अभिलेख कहाँ से मिला हमें, हाँसी से प्राप्त हुआ। क्योंकि यही क्या था, इनका मेन गढ़ था एक फेमस, जहाँ पे इन्होंने क्या क्या रखा था, ज़्यादा इनका एक बेल्ट लगा लो, ठीक है, वो आपको बताई दी है। अब उससे बाद क्या हुआ, चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई, ये इनका क्या रहा था, राजकवि था, ठीक है। अब ये किनका था ये याद रखना, ये पृथ्वीराज तृतीय का था, ठीक है। जो पृथ्वीराज जो सेकंड थे ना, ये उनकी डेथ नहीं की थी, वो जो थर्ड थे ना उनकी की थी। तो आपको ये भी याद करना है कि मैंने पहले बोल दिया, पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख तो हाँसी से प्राप्त हुआ। जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे, राजकवि थे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय के क्या रहे हैं, वो राजकवि रहे हैं। और चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था, हिसार में, ठीक है। तो थोड़ा सा ना जिस टाइम पे बताते हैं, आप खुद देखो कि एक नया यूट्यूबर होने के कारण और इतनी मतलब फैसिलिटी भी मत लगाओ कि हाँ मेरे पास सभी है, इसमें है, तो जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है उस हिसाब से करवा रहा हूँ। तो थोड़ी अगर बाय मिस्टेक हो जाती है तो आपको सामने PDF भी है, आप उससे क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो जिस टाइम पे हो जाता है हल्का फुल्का इधर उधर वर्ड, तो आप उसमें मेरा थोड़ा साथ दिया करो। ये नहीं है कि आप ये सोचा करो कि गलती हो गया, ये इन्होंने कुछ कह दिया। तो मेरे बिहाफ से मैं जितना भी मेरे से होता है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप इन छोटी छोटी मिस्टेक को आप इग्नोर कर दीजिए करें, और आगे मेरे को मोटिवेशन के लिए हेल्प कीजिए, ठीक है। अब आगे करते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया आपको, जो चंद्रबरदाई था ये कहाँ से था, हिसार से। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, और पृथ्वीराज तृतीय की आत्मकथा भी है, कौन सी, पृथ्वीराज रासो। ये किसने लिखी है, जो उनका क्या था, राजकवि रहा था, उनका नाम क्या था, चंद्रबरदाई। तो अब ये भी याद रखना है, जैसे कि मैंने उसमें बताया था हर्षवर्धन काल में कौन था, एक ह्वेनसांग था ना, उनके उसमें आया था। तो यहाँ भी है एक ये, इनका नाम क्या है, उनमें एक दरबारी था उनका बाण भट्ट। तो ऐसे यहाँ पे याद रखना है कि जो इन चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय थे, इनकी आत्मकथा लिखी है पृथ्वीराज रासो ने, और ये किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था, हिसार में। ये इनका क्या रहा है, राजकवि। उम्मीद है ये आपके क्लियर हो चुका होगा। अब पृथ्वीराज चौहान ने असीगढ़, या इसको क्या कहते हैं, हाँसी, पहले इसको असीगढ़ कहा जाता था, असीगढ़ का किला। पृथ्वीराज चौहान ने असीगढ़ व तरावड़ी के किलों का निर्माण किया। तो अभी अगर कई बार आ जाता है ऐसे भी कि हाँ उन्होंने क्या है, कौन कौन से किलों का निर्माण किया, तो आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वीराज ने असीगढ़ और कौन सा दूसरा आपको बताया मैंने, तरावड़ी, इन दोनों किलों का निर्माण। क्योंकि तरावड़ी का देखो युद्ध हुआ था, तराइन का बोल दिया मैंने, और असीगढ़ आपको बता दिया मैंने, हाँसी में पड़ता है। इन दोनों किलों का निर्माण किन्होंने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इतना बड़ा मतलब एक तरह से लगा लो चौहान राजवंश रहा है इसमें। अब इसमें नोट में ये भी देख लो, इसके बाद हो चुका है ये इतना, ये इसी पे मैंने शायद लिख दिया, हाँ ये रहा लास्ट में जो मैंने ये लिखा है ना, तीसरा युद्ध। ये क्या है, तीसरा युद्ध जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, 1215 में हुआ था। उस टाइम पे कौन थे, तराइन का तीसरे युद्ध में अल्तमश उर्फ शमसुद्दीन, व दूसरी तरफ कौन थे, ताजुद्दीन यल्दौज।
तो यहाँ क्या थे, ताजुद्दीन यलदौज थे और कौन थे, अल्तमश उर्फ शमसुद्दीन। इनके बीच क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, ठीक है। अब इसके बाद एक और ये लास्ट टॉपिक रहता है हमारा, गोहाना का पुराना नाम क्या था। ये कहीं पे गवम भावना भी है, ये इसको क्या कहते हैं, गवम भवन भी कह देते हैं, या इसको गोचरान, मतलब जहाँ पर गऊ चुराई जाती है तो गऊ चराने को भी क्या कहा जाता है, गोचरान। तो ऐसे इनका क्या था, पुराना प्राचीन नाम था, ये इसी के अंडर लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर चौहान जो थे कौन से, तृतीय, वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। पहले तो ये आपने देख लिया कि ये किस लिए जाना जाता है, तो ये आपने ये भी देख लिया। यहाँ पर जो चौहान तृतीय थे ना, इन्होंने क्या किया था, अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर एक किला बनवाया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया, इसमें लिखा नहीं है शायद मैंने। इसमें क्या था, एक जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इन्होंने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर क्या किया था, किला बनवाया था। और जो मोहम्मद गौरी था ना, इन्होंने कई किले क्या किए हैं इनके, एक किला इसमें फेमस है, वो क्या था, मोहम्मद गौरी ने क्या करवाया था, ध्वस्त करवाया था। तो ये मतलब जब वो जीत ही गया तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो पुरानी किसी की बनाई गई चीज़ें हैं वो थोड़ी रखेगा, तो वो उसने क्या कर दी थी, ध्वस्त कर दी थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उन्होंने क्या किया था, अपने सेनापति, उनका सेनापति था, जैसे उनका सेनापति कौन था, इनका मोहम्मद गौरी का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐसी इनका सेनापति था, उनका नाम क्या था, दरिया सिंह। उनके नाम पे क्या बनाया, किला बनवाया। और एक वहाँ पे अब जब गोहाना के बारे में बात हो रही है तो ये भी है कि जो पीर जमाल की मज़ार है वो भी कहाँ पे है, गोहाना में। और एक क्या है, जो मातूराम है, ये सोनीपत में, ये इनकी क्या है, जलेबियाँ भी वहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे फैक्टर इसी में मैंने क्या कर दिए, शामिल कर दिए। उम्मीद है कि आपको जो ये इसके बारे में बताया गया है, चौहान वंश के बारे में, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका केवल लाइक या सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन देता है कि ताकि मैं वीडियो बना सकूं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अब तक चैनल पर इतनी वीडियो डाल दी हैं, तो इतनी वीडियोस डालने के बाद भी अगर आप मतलब नहीं कोऑपरेट कर रहे हो, तो मेरा यहाँ से ना थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। आप खुद देखो कि पहले इसके लिए नोट्स प्रिपेयर करने, अब नोट्स बनाने के बाद उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्म में लेके आना, उसके बाद कन्वर्ट करके उसको एक तरह से डिजिटल आपको जैसे करवा रहा हूँ ऐसे उसको समझाना, और उसके बाद उस वीडियो को सेव करना, और भी अलग से काम है, थंबनेल्स वगैरह, वीडियो पब्लिश, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जाके एक वीडियो तैयार होती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत आपके काम आ रही है, तो आप मुझे इसका श्रेय जो भी है वो कैसे दे सकते हो, एक लाइक या सब्सक्राइब के माध्यम से दे सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही कीजिएगा, ठीक है। इसी वीडियो के साथ मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा। थैंक यू।